दोस्तों कहते हैं कि कुदरत के फैसले पर शक ना करना। कि कुदरत के फैसले पर शक ना करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ ही होगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, यहाँ मैं किसके गुनाह की और किसकी सजा की बात कर रहा हूँ, किस कुदरत के इशारे की बात कर रहा हूँ। दरअसल आज इसी बात पर आपसे मुलाकात है। इशारा है कुदरत का। और इशारा किसके लिए है? इशारा उनके लिए है जिन्होंने कहा था कि हम तो फकीर हैं, झोली उठा के चल देंगे। अब कुदरत का इशारा साफ हो गया है कि भाई, ये गुजरात लॉबी का वक्त आ गया है। अब दिल्ली से टाटा बाय बाय होने का या करने का वक्त तय हो चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुदरत जब अपने इशारे करती है तो समझदार समझ जाता है। जब 13-14 में मोदी जी की हर बात पे वाहवाही हो रही थी तो इशारा कुदरत का कांग्रेस को, पूरी यूपीए को समझ में आ गया था कि देश अब बदलाव के मूड में है। देश अब कुछ भी कर ले। जो हवा एक बार अन्ना हजारे ने बना दी है, उस हवा में कांग्रेस समेत पूरी विपक्ष कहीं उड़ गई है। वो इशारा था, समझ में आ गया और इशारे का असर भी दिखा। इस वक्त भी पिछले कुछ दिनों से इशारा साफ है कि अब वक्त बदल चुका है, बदल रहा है और बदलने वाला भी है। अब ये वक्त समूची बीजेपी के लिए बदलेगा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल गुजरात लॉबी के बोरिया बिस्तर पैक होने का टाइम आ गया है। ये इशारा तो कुदरत जरूर कर रही है और ये इशारा करने वाला वो शख्स है जिसने एक छोटे से हवा के झोंके को तूफान में बदल दिया है, और उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। उस तूफान के साथ खड़ा है समूचा विपक्ष, उस तूफान के साथ खड़ा है देश, और उस तूफान के साथ खड़े हैं एनडीए यानी बीजेपी के सहयोगी। और अब तो यूं लग रहा है कि उस तूफान के साथ आधी बीजेपी भी खड़ी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके 2-3 उदाहरण मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, आपने कल देखा होगा कि किसी लोकसभा चुनाव या किसी विधानसभा चुनाव की इतनी चर्चा नहीं होती जितनी कल कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव की, सचिव के चुनाव का जो है वो चर्चा चल रहा था। सबकी निगाहें उसमें थी। हालांकि मुकाबला बीजेपी के 2 नेताओं के बीच का था। यहीं पर बीजेपी ने और अमित शाह ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस एक चुनाव को, जो सिर्फ बीजेपी का इंटरनल चुनाव होना चाहिए था, इस एक चुनाव ने बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है ये खोल के रख दिया। और जो बीजेपी के अंदर शाह मोदी के खिलाफ आवाजें दबी हुई थी, उन आवाजों को हवा मिल गई और वो आवाजें खड़ी हो गई। कल जिस तरह से राजीव प्रताप रूडी ने संजीव बालियान को हराया, वो अपने आप में बदलाव की बयार की एक बहुत बड़ी कहानी है। संजीव बालियान, जिसके पीछे अमित शाह, जेपी नड्डा और ये पूरी गुजरात लॉबी थी। राजीव प्रताप रूडी, जिनके पीछे बीजेपी के अंदर से थे योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह, बाकी समूचा विपक्ष ने ताकत दिखाई। और बदकिस्मती देखिए अमित शाह जी की कि टाइमिंग भी ऐसी निकली, जिस वक्त पूरा विपक्ष एकजुट हो रखा है मोदी शाह के खिलाफ, ठीक उसी वक्त ये सीसीआई के चुनाव भी हो गए और विपक्ष लामबंद हो गया राजीव प्रताप रूडी के पीछे। क्योंकि उधर अमित शाह, नड्डा और अमित शाह के बहाने मोदी जी खड़े थे, तो निशिकांत दुबे जैसी एक, जो क्या कहें अब, ऐसा व्यक्तित्व है, चुनाव प्रचार में झोंक दिया, जो विपक्ष के खिलाफ तो हर कुछ बोलता ही है। अपने ही पार्टी के राजीव प्रताप रूडी को भी इस एक क्लब के सचिव के चुनाव में राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ भी बहुत कुछ बोला। और सीधा इशारा विपक्ष को मिल गया कि भाई, मात देनी है ना तो इन्हीं के प्यादे से इन्हीं को मात दो, और राजीव प्रताप रूडी को जितवा दिया। विपक्ष कितने शिद्दत से राजीव प्रताप रूडी को जिताना चाहता था और मोदी शाह को हराना चाहता था,
इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद वोट देने पहुंचे। वहीं से अंदाज़ा था कि लोग कह रहे थे कि अब तो तय हो गया है कि राजीव प्रताप रूडी जीतेंगे, और रात को जब रिजल्ट आया तो राजीव प्रताप रूडी तकरीबन 100 वोटों से संजीव बालियान से जीत भी गए। अच्छा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमित शाह जी के और उनकी पूरी गैंग के जख्मों पर नमक छिड़कना राजीव प्रताप रूडी भी नहीं भूले। जब राजीव प्रताप रूडी ने थैंक यू किया तो उन्होंने उसमें ये बोलना नहीं भूले कि उनकी जीत में बहुत बड़ा श्रेय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और निर्दलीय सांसदों का भी था। अब राजीव प्रताप रूडी ने जब ये कहा होगा तो सोचिए कितना जख्मों पे नमक छिड़का होगा। अच्छा, राजीव प्रताप रूडी की जीत और निशिकांत दुबे के उन बयानों ने, जो राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ वो बोल रहे थे, उसने बीजेपी के अंदर ही दो फाड़ की स्थिति पैदा कर दी, और जो अंधभक्त, एक तरह से अंधभक्त थे, अंधभक्तों को भी दो धड़ों में बांट दिया। निशिकांत दुबे एंड कंपनी थी जिन्होंने एक क्लब के सचिव के इलेक्शन को भी राजपूत वर्सेस अदर में कन्वर्ट कर दिया, और विद इन पार्टी जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्हें भड़का दिया। और जब चुनाव जीते राजीव प्रताप रूडी तो उनके जो समर्थक हैं, उनके समर्थक जाहिर सी बात है बीजेपी के समर्थक हुए या अंधभक्त हुए या योगी आदित्यनाथ के समर्थक है, वो क्या लिखते हैं देखिए। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, सस्ते चाणक्य और उनके चमचे। अमित शाह और निशिकांत दुबे को सस्ते चाणक्य, पूरा आप देखेंगे, सारे ट्वीट आप देखिए, मैं कुछ आपको दिखाता हूं। हर जगह पर सस्ते चाणक्य का घमंड चकनाचूर हो गया, सस्ते चाणक्य को औकात पता लग गई, इसी तरह की बातचीत चल रही। यानी अमित शाह के लिए सस्ते चाणक्य का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं खुद बीजेपी के भक्त। ये बताता है कि बीजेपी के अंदर दरअसल कितनी टसल है। ये बहाना था राजीव प्रताप रूडी वर्सेस संजीव बालियान का। दरअसल ये लड़ाई जो सामने दिखी है, ये मोदी शाह वर्सेस अदर्स, या आप राजनाथ योगी कह लिए, कुछ कह लीजिए, वो सामने आया है। अच्छा, कहने वाले कह रहे हैं कि ये जीत तो राजीव प्रताप रूडी की कुछ दिन पहले ही तय हो गई थी। किस दिन? जिस दिन ये वीडियो सामने आया था, जहां राहुल गांधी राजीव प्रताप रूडी से मिले थे और राजीव प्रताप रूडी से उन्होंने पूछा था कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो राजीव प्रताप रूडी ने कहा था हाँ। उसके बाद राहुल गांधी ने उसी वक्त कह दिया था कि घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। लोग कह रहे हैं उसी दिन तय हो गया था कि राजीव प्रताप रूडी ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब इस चुनाव के बाद एक और इम्पोर्टेंट जो ट्वीट है, जो एक्स पे जो मैसेज है, वो आपको दिखाना जरूरी है, कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल कहते हैं कि राजीव प्रताप रूडी के इलेक्शन में कहते हैं लेसन क्या है, व्हेन द इलेक्शन इज बाय सीक्रेट बैलेट द सो कॉल्ड चाणक्य विल लूज हैंड्स डाउन। इन बिहार इफ द इलेक्शन इज फेयर द चाणक्य विल अगेन लूज। लोग कह रहे हैं कि अगर सीक्रेट बैलेट से चुनाव होंगे तो हर जगह चाणक्य हारेगा, सो कॉल्ड चाणक्य मतलब अमित शाह। और अगर बिहार में भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो ये चाणक्य हारेगा। यानी अमित शाह की फजीयत कल रात से लेके सोशल मीडिया पर खुद बीजेपी के समर्थक तो उड़ा ही रहे हैं, दूसरे भी उड़ाएंगे फिर, जाहिर सी बात है। और अमित शाह का फजीयत होना मतलब मोदी जी की फजीयत। ये कहानी घूम फिर के फिर एक ही शख्स पे आ रही है, उस शख्स का नाम है राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही तय कर लिया था कि राजीव प्रताप रूडी जीतेंगे। एक तो ये पहला इशारा कि अगर मोदी जी जिस तरह से इस वक्त हैं, जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और लग रहा है, जानकार कह रहे हैं कि इतना प्रेशर मोदी जी ने कभी झेला नहीं है, उम्र भी 75 टच करने वाली है, एक बहाना भी है, तो हो सकता है मोदी जी टाटा बाय बाय कह दें। तो जाहिर सी बात है मोदी जी टाटा बाय बाय इसलिए नहीं कहना चाहते कि उन्हें डर है जैसे ही वो इस कुर्सी से हटेंगे उनके खिलाफ बहुत से मामले खुल जाएंगे, तो इसलिए वो अमित शाह को यहाँ पर बिठाना चाहते हैं। लेकिन इस राजीव प्रताप रूडी के चुनाव ने अमित शाह के खिलाफ पार्टी के अंदर
कितनी बगावत है, ये दिखा दिया कि अमित शाह सपोर्ट कर रहे हैं जिस कैंडिडेट को, जेपी नड्डा साथ खड़े हैं, अमित शाह मतलब मोदी जी का सपोर्ट है, उसके बावजूद बीजेपी के आधे सांसद राजीव प्रताप रूडी को वोट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बीजेपी के अंदर भी ये गुजरात लॉबी को लेकर बहुत नाराजगी है, गुजरात लॉबी से छुटकारा पाना चाहते हैं। दूसरा, मोदी जी की विदाई का वक्त कैसे तय हो रहा है ये बताता हूं आपको। दूसरा, आप जानते हैं जब से कोई कुर्सी पकड़ के मोदी जी बैठे हैं, पहला मौका ऐसा है जहां बैसाखियों के सहारे उन्हें सरकार चलानी पड़ रही है, और उस बैसाखी में सबसे बड़ी बैसाखी जो है वो चंद्रबाबू नायडू है। कहने वाले तो कह रहे थे, परसों टीएमसी के सांसद जो है वो एक टीएमसी के सांसद ने कहा था कि विपक्ष के बहुत से सांसद उनके पास आ रहे हैं थैंक यू करने के लिए, आपने कि एसआईआर का मुद्दा और वोट चोरी का मुद्दा उठाया। आज खुद मोदी जी के एक खासम खास जगन मोहन रेड्डी ने पब्लिकली कह दिया कि जो सबसे बड़ी बैसाखी है मोदी जी की, चंद्रबाबू नायडू, वो तो रोजाना राहुल गांधी के साथ हॉटलाइन पे बतियाते हैं। Andhra. And what about Rahul Gandhi there in Delhi? When he talks about vote chori, why does he not make a statement on Andhra? Where the highest 12.5% is the vote difference between what was announced versus the counting day when the votes were counted. The difference was 12.5%. The highest what this man can ever speak of. Why does he not speak about Arvind Kejriwal? When Arvind Kejriwal himself lost MLA election, his own MLA seat Arvind Kejriwal lost. Can you believe that? Why doesn't Rahul Gandhi talk about that? He doesn't. Because Rahul Gandhi does not talk about Andhra because Chandrababu Naidu is in touch with Rahul Gandhi through Revanth Reddy on a hotline. Is it not a fact? I mean, all of you are journalists here. Cross your hearts and speak for yourself and tell me, is it not a fact? And what should I comment on someone like Rahul Gandhi, who himself is not sincere to what he does? Sir, one last question. अब आप इससे समझ लीजिए कि खेला हो चुका है, बस खेल केक तैयार है, ऊपर चेरी रखने की देर है। मोदी जी की विदाई का केक तैयार ऑलमोस्ट हो रहा है। ये अलग बात है कि जगन मोहन की बात को कांग्रेस इंडोर्स नहीं कर रही, कांग्रेस मना कर रही है, खास करके वहां के जो प्रभारी हैं। Rahul Gandhi ji is going on a padayatra, the yatra for Bihar for that issue to protect people's right to vote. Mr. Jagan must have minimum courtesy to acknowledge and appreciate the work of Mr. Rahul Gandhi ji. Instead finding fault and giving his own imaginary stories about Babu and other stories under this. We are very clear, Babu and Modi are together and Shah and Jagan are together and Pawan are together. This is the clear thing. People of Andhra Pradesh knows that thing. And if Mr. Jagan is sincere that against vote chori, he has the guts to fight against Amit Shah and Modi, he should join the march of the PCC President Y.S. Sharmila Reddy ji on 14th evening in Vijayawada. Hope Mr. Jagan have the guts to protest against the Amit Shah Modi combines assault on democracy. जय हिंद। लेकिन मणिकम टैगोर का ये कहना एक फॉर्मेलिटी भर है, मैं आपको बताता हूँ। असल में तो वो जो जगन मोहन ने कही है बात, कांग्रेस चाहती थी कि कुछ इस तरह की बात निकले और वो सच्चाई निकल गई। और अगर सोचा जाए, जगन मोहन रेड्डी की बात की सोचा जाए तो बात तो सही है, वो आंध्र प्रदेश का जिक्र क्यों नहीं करते? नहीं किया उन्होंने, आंध्र प्रदेश का जिक्र नहीं करते, दिल्ली का जिक्र नहीं करते, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि दोनों जगह कांग्रेस के इंटरेस्ट सर्व होते हैं। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू एसआईआर के मुद्दे को लेकर अपनी जो नाराजगी वो पहले ही जाहिर ना कर देते तो शायद जगन की बात पर विश्वास ना होता। लेकिन चंद्रबाबू नायडू पहले ही चुनाव आयोग को लिख चुके हैं एसआईआर के मुद्दे पर, तो इससे इस बात को बल मिलता है कि सही बात है। ये बात तो पिछले कई दिनों से सर्कल में है कि रेवंत रेड्डी को
बहुत जिम्मा दिया है राहुल गांधी ने कि चंद्रबाबू नायडू को टैप करके रखना है, और रेवंत रेड्डी आपने देखा होगा बहुत बार चंद्रबाबू नायडू के साथ मुलाकात भी कर चुके हैं। यानी कि अगर वो बैसाखी हटी तो उसका कोई अल्टरनेट भी नहीं है मोदी जी के पास, क्योंकि इतने 18 सांसद और किसी के पास है नहीं। किसको तोड़ेंगे अब मोदी जी, किसको अपने साथ लेके जाएंगे? जो भी साथ लेके जाएंगे, जिसकी भी उम्मीद है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 सांसद ले जा सकता है। समाजवादी पार्टी मोदी जी के साथ जाने से रही, तृणमूल कांग्रेस समाजवादी बीजेपी के साथ जाने से रही, कांग्रेस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस बैसाखी का अल्टरनेट कहाँ से लेंगे? ना डीएमके होगा, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे? मनावल करेंगे, कुछ मनाएंगे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी अगर रुके भी तो मुझे लगता है बिहार इलेक्शन तक रुकेंगे। बिहार इलेक्शन के बाद एक और बात तय है, चंद्रबाबू नायडू तो जाएंगे ही जाएंगे। बिहार इलेक्शन के बाद चाहे जीत हो चाहे हार हो, यह भी तय है कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ेगी, और जेडीयू को अगर तोड़ेगी तो कहा जाता है कि जेडीयू के 5 सांसद अभी भी ऐसे हैं। ज्यादा सांसद जाहिर सी बात है मोदी जी की गोदी में बैठे, लेकिन 5 सांसद हैं ऐसे जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी से पार्टी को अलग कर लें, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी ही पार्टी अगले निशाने पर है। जैसे दुष्यंत चौटाला सुखबीर बादल के साथ हुआ है, उनके साथ होने वाला है। एक एमपी याद कीजिए आपने, उन्होंने लोकसभा में भी कहा था यही चीजें कि इस सर का ना सिर है ना पैर है। एसआईआर वाला मुद्दा उनको भी भारी पड़ा। तो 5 सांसद ऐसे हैं, तो आप मान के चलिए अगर वो पार्टी टूट भी गई तो 5 वो कम हो जाएंगे। 18 और 5 23 की कहां से भरपाई करेंगे मोदी जी? बहुत मुश्किल है। इसलिए मोदी जी का टाटा बाय बाय का भी वक्त आ गया है। तीसरा इशारा मैं आपको बताता हूं। तीसरा इशारा है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है। ये तमिलनाडु की मनमोनियम सुंदरनार यूनिवर्सिटी का है, जहां पर कॉन्वोकेशन चल रही थी। वहां ध्यान से देखिए, वहां बीजेपी माफ कीजिएगा पीएचडी की एक स्टूडेंट मिस जीन ने, इनका नाम शायद मिस जीन ही है पूरा, हाँ, मिस जीन जोसेफ, पीएचडी स्कॉलर मिस जीन जोसेफ ने, ध्यान से देखिए, तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि के हाथों से डिग्री लेने से मना कर दिया और वाइस चांसलर के हाथों ली उन्होंने। किसी गवर्नर का किसी स्टूडेंट द्वारा ऐसा अपमान आपने देखा है? ऐसी फजीयत देखिए किसी की? स्टूडेंट डिग्री ही उनके हाथ से लेने से मना कर दी, क्योंकि एना जोसेफ का कहना है, मिस जीन का कहना है कि जो मिस्टर आर एन रवि है ये तमिलनाडु के साथ इंसाफ नहीं कर, तमिलनाडु के इंटरेस्ट में के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। और वो आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट तक से आर एन रवि को झाड़ पड़ चुकी कि वो फाइल लेके बैठ जाते हैं, राज्य सरकार को ठीक से, डीएमके की सरकार को ठीक से काम करने नहीं देते। तो ऐसे में डीएमके का भी कहीं दूर दूर तक बीजेपी के साथ जाने का चांस ही नहीं है। और पब्लिकली अगर गवर्नर का ऐसा अपमान होने लगे, ऐसी फजीयत होने लगे, तो समझ जाइए कि जो दर्द है वो नीचे तक पहुंच गया, दर्द लोगों तक पहुंच गया है। अब ये सब इशारे बहुत है ये बताने के लिए कि गुजरात लॉबी का टाटा बाय बाय का वक्त आ गया है। और ये भी सब इशारे सबको जोड़ के देखिए तो सेंटर ऑफ द स्टेज कौन है जो सारे जो है स्ट्रिंग पुल कर रहा है? उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। जगन के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू से राहुल गांधी बात कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी की जीत की पूरी भूमिका कह रहे किसने बांधी? राहुल गांधी ने बांधी। तमिलनाडु में स्टालिन को बड़ा भाई कौन कहता है? स्टालिन किसके साथ खड़े हैं? राहुल गांधी। हर जगह पर वोट चोरी को लेकर एक जबरदस्त कैंपेन जो कांग्रेस ने चलाया और जो घेर लिया है पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने, संविधान बचाओ के बाद जो दूसरा एक बड़ा जन आंदोलन, उससे भी बड़ा जन आंदोलन बनाने में कामयाब कांग्रेस हो रही है। किसकी वजह से? राहुल गांधी की वजह से। तो एक अकेले ने पूरी गुजरात लॉबी को हिला के रख दिया है। मैं गुजरात लॉबी बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह सकता कि ये बीजेपी निपटेगी।
लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि गुजरात लॉबी अब निपट के ही रहेगी। अब गुजरात लॉबी का रिवर्स काउंटिंग जिसको कहते हैं ना, उल्टी गिनती, वो शुरू हो चुकी है। गुजरात लॉबी तो कम से कम निपटेगी। संघ आपको पता ही है, एक तरह से अलग मोर्चा खोल के बैठा हुआ है। संघ भी गुजरात लॉबी के हाथों से बीजेपी को छुड़ाना चाहता है। तो जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के इलेक्शन में साफ दिख रहा है कि शाह अगली पसंद बिल्कुल भी नहीं है, बीजेपी के लोग शाह के साथ नहीं खड़े हैं, शाह के सपोर्ट के बावजूद, शाह के खुलेआम खड़े होने के बावजूद बीजेपी के सांसद दूसरी तरफ वोट दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि शाह का रास्ता तो बंद है। अमित शाह का रास्ता बंद है, तो यानी मोदी जी की विदाई और भी जल्दी हो सकती है। मोदी जी अब मुझे नहीं मालूम कि राष्ट्रपति भवन की तरफ देखेंगे या गुजरात की तरफ देखेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रधानमंत्री निवास से पैकअप की तैयारियां उन्हें जल्द शुरू कर देनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक ज़रूर किया कीजिएगा, आपके लाइक करने से बहुत मदद मिलती है। शेयर कर, अगर अच्छा लगे तो शेयर करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। कमेंट बॉक्स में राय तो आपकी बेहद ज़रूरी है, वो तो चाहिए ही चाहिए होती है। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।